आज इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और यह क्वेश्चंस अच्छे हैं जो फिजिकल एजुकेशन के प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, यानी कहा जा सकता है कि मिक्स क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, जिससे आप लोग को और नॉलेज मिल जाएगी। यानी कि ये क्वेश्चन के चलते आपको 2-3 नॉलेज और मिल जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी 20 क्वेश्चन में कवर होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81, कीटनाशक और कीटनाशकों सूक्ष्मजीवों से फसल को बचाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 में सी है, पर्यावरणीय प्रदूषण और गिरावट। 81 में सी है। और क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज आर आउटमोस्ट डैमेज टू द ईयर, यानी कि इनमें से कौन सा कारण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। इनमें से कौन सा कान को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, तत्कालीन इंस्ट्रूमेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 83 कहा है कि स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की सीमा तक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों इम्पॉर्टेंट है। अब कहा है कि थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा चिकित्सा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी, सीमित सीमा तक चिकित्सा देखभाल, मेडिकल केयर टू द लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि सीमित सीमा तक स्कूल जो है चिकित्सा प्रदान और देखभाल करता है। और ऑप्शन नंबर सी, कटौती, यानी कि फर्स्ट एड कट जिसे बोलते हैं, रक्तस्राव, विघटन आदि के लिए प्राथमिक चिकित्सा। तो कॉलेज का मेन रोल यही है कि फर्स्ट एड देना, कोई चीज़ कटे तो उसको ब्लीडिंग, स्राव को रोकना, डिस्लोकेशन को रोकना, बाकी उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं दे पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, पदार्थ जो बुखार पैदा कर सकते हैं, पदार्थ जो बुखार पैदा कर सकते हैं असामान्य रूप से उच्च ताप को। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों अपने अपने को एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इसमें कहा है कि कोई ऐसा पदार्थ है जो बुखार का कारण हो सकता है, उसको लेने से बुखार उत्पन्न हो सकता है। तो पैथोजेन। अब पैथोजेन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, फिर भी तीनों का हम डिस्क्राइब करेंगे। पैथोजेन जो होता है, एक वायरस, बैक्टीरिया और अन्य छोटे सूक्ष्म जीव जो बीमारी का कारण होते हैं। यह वायरस होता है या बैक्टीरिया होते हैं या अन्य छोटे जीव होते हैं जो बीमारी के कारण हो सकते हैं, उसको बोलते हैं पैथोजेन। और एंड्रोजेन, ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोजेंस एक मेल हार्मोन होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र में काम करता है, और वह इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसके अंतर्गत 2 हार्मोन और आते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनेडियोन हार्मोन, इसे मेल हार्मोन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही, सी जो है 84 का, एंडोजेन। एंडोजेन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसके आंतरिक जो परिवर्तन होते हैं उसको एंडोजेन कहते हैं। और ये राइट ऑप्शन नंबर डी जो सही है, पैरोजेन के बारे में बताया कि यह एक प्रकार का पदार्थ है जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, और जिसे अगर ब्लड में छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण फीवर हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। तो विच वायरल हेपेटाइटिस वायरस अटैक द लीवर एंड कॉजेज वेरिंग डिग्री ऑफ इलनेस इन पेशेंट्स, यानी कि कहा गया है कि कौन सा वायरल हेपेटाइटिस वायरस यकृत पर हमला करता है और रोगियों में बीमारियों की विभिन्न स्तर का कारण बनता है। तो हेपेटाइटिस ए भी होती है, बी भी होती है, सी भी होती है, डी भी होती है, ई भी होती है, एफ भी होती है और जी होती है। यहाँ तक हेपेटाइटिस होती है। और हेपेटाइटिस
हमारे लीवर पे अटैक करती है। किस पे करती है? लीवर पे अटैक करती है। अब हेपेटाइटिस ए जो है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। और हेपेटाइटिस जो ए होती है वह कंटेनमेंट फूड यानी कि बेकार, खराब भोजन, खराब वाटर से होता है। और जो वी होती है, बी, वो सीरम से, ब्लड से और इन प्रोटेक्टिव सेक्स से होती है। और जब ये हेपेटाइटिस सी के अंतर्गत जो हम सिरिंज लगाते हैं, नीडल लगाते हैं, डॉक्टर के द्वारा देखा जाता है, तो वही उसको जगह लगा देते हैं। और ये सीरम से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ट्रांजिक्शन से, यानी कि ब्लड जो हम आदान प्रदान करते हैं उससे होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 86, एक या अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के परिणाम स्वरूप रक्त की हीमोग्लोबिन सामान्य रूप से कम होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है आयोडीन की कमी विकार, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, यानी आयोडीन और ब्लड से रिलेशन नहीं है। जीरप्थेल्मिया बी है जो आँख से रिलेटेड बीमारी है। और लो बर्थ वेट यानी कम जन्म वजन। और डी जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यूट्रिशनल एनीमिया, यानी एनीमिया माने ब्लड की कमी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, कार्य करने की एक एकीकृत पद्धति जो व्यक्ति की क्षमता को अधिकतम करने की दिशा में उन्मुख है, डैश की परिभाषा का हिस्सा है। यानी कि कार्य करने की क्षमता की बात कहा है और वो क्षमता एकीकृत हो, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल को, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाए और वो इंटीग्रेटेड मेथड्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ को बढ़ाया जाता है तो अलग है। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ के बारे में शिक्षा देती है हेल्थ एजुकेशन। और ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ का मतलब होता है कि हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स सही मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में और फंक्शन करें और सही कार्य को संपन्न करें। और वेलनेस मतलब संपूर्ण स्वस्थता के बारे में जानकारी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 88, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बॉडी वेट? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन शरीर के वजन को नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन B5। यानी कि B5 की कमी से पेलाग्रा भी बीमारी होती है। और विटामिन B2 जो है इसको बोलते हैं रिबोफ्लेविन। और सी है एस्कॉर्बिक एसिड, जिससे स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, जिसे रिकेट्स होता है। और विटामिन डी का नेचुरल सोर्सेस जो है, क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य है। तो नेचुरल सोर्सेस जो है, सूर्य के किरणों से जो अल्ट्रावायलेट किरणें प्राप्त होती हैं वो हमारे शरीर पे पड़ती हैं और शरीर में उपस्थित आर्गोइस्ट्रॉल केमिकल रिएक्शन के कारण विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी विटामिन हमारे शरीर में संचित होती है? तो विटामिन डी और के, दो तरह की विटामिन है जो हमारे संचित शरीर में स्टोर होती है। और विटामिन बी और सी यूरिन के माध्यम से हमेशा निकलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री एंगल इन रेडियन? अब रेडियन की बात जब करते हैं हम, तो रेडियन में एक एंगल मापने का, मैथमेटिक में ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसमें एंगल मापने का एक फार्मूला है। तो रेडियन जैसे एक ये वृत्त हो गया और इस वृत्त से जो हम कोण बनता है उसको रेडियन बोलते हैं, यानी कि रेडियन बोलते हैं। तो इस रेडियन के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि एक वृत्त जो होता है
360 का होता है, यानी कि 360, और ये 6 रेडियन में बटा होता है, यानी कि ये 6 रेडियन में बटा होता है। और 6 रेडियन का मान जो होता है 6.28, और 1 रेडियन का मान होता है 1.047। तो अब रेडियन में बताया है कि 90 डिग्री, यानी कि जब हम 1 रेडियन की बात करते हैं, जब हम कभी 1 रेडियन की बात करते हैं तो 1 रेडियन इक्वल रेडियन हो गया, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री पाई, 1 रेडियन को कहते हैं। और अगर हम डिग्री की बात करें, अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री में, यानी कि 1 डिग्री इंटू पाई और 180। तो अगर हम ये बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक एथलीट रेडियस आर पर एक परिवृत्त ट्रैक का एक चक्कर 40 सेकेंड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के अंत में उसका विस्थापन क्या होगा? तो 2 रेडियस होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 91, ए मसल्स कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम टेंशन व्हेन द लेंथ ऑफ मसल। मांसपेशी की लंबाई होने पर एक मांसपेशी अधिकतम तनाव पैदा कर सकती है। यानी कि कहा गया है कि जब एक मसल्स जो मैक्सिमम टेंशन होता है, कब मसल्स में मैक्सिमम टेंशन होता है? जिससे वह नॉर्मल से ज़्यादातर फोर्स एग्जर्ट करती है। यानी कि ये मसल कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम टेंशन व्हेन द लेंथ ऑफ मसल। तो नॉर्मल से जब 120% अधिक होगी तब जाके वह टेंशन प्रोड्यूस करेगी। यानी कि नॉर्मल मीन्स हमारी मसल्स मान लीजिए 100% नॉर्मल अवस्था में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 100%। जब वो टेंशन में होगी तो 20% और बढ़ जाएगा, यानी नॉर्मल का 120% जब बढ़ जाएगा नॉर्मल लेंथ का, यानी 100 का 120% जब बढ़ेगा तब जाके मैक्सिमम टेंशन उत्पन्न होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 92, गुड अलाइनमेंट ऑफ वेट बियरिंग सेगमेंट रिजल्ट। यानी कि शरीर को गुड अलाइनमेंट कब कहा जाता है? कि जब हमारे पूरे बॉडी वेट हमारे इक्वल पैर पे गिर रहे हों, फॉल हो रहे हों, और हमारे सब जॉइंट इक्वल भार को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों, इक्वल भार को बियर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हों, तो उसको बोलते हैं गुड अलाइनमेंट। एक हमारी बॉडी सीधी स्ट्रेट लाइन में हो, न कहीं टेढ़ा न कहीं झुका हो, तो उसको बोलते हैं गुड अलाइनमेंट। तो गुड अलाइनमेंट का फ़ायदा क्या है? अब ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि रोटेटरी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज। यही तो गड़बड़ है। यानी कि रोटेटरी इफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स यह इंक्रीज नहीं होता है बल्कि घटता है। अब क्वेश्चन नंबर 92 में बी ऑप्शन रोटेटरी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी ये भी है ऑप्शन नंबर सी में इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि इनएफिशिएंसी दिखा है, अक्षमता, बल्कि इंक्रीज होती है, अक्षमता घटती है। अब ऑप्शन नंबर डी में मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज, मैकेनिकल एडवांटेज घटते नहीं है बल्कि बढ़ते हैं, यांत्रिक लाभ कम हो जाता है, नहीं बढ़ता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, एक
बॉर्डविच का एक नियम है। इस नियम के अंतर्गत क्या कहा है कि व्हेन ए फाइबर कांटेक्ट इट कांटेक्ट मैक्सिमली, यानी जब एक फाइबर सिकुड़ता है तो यह अधिकतम सिकुड़ता है। और बी में है कि एक मांसपेशियों के विकसित होने के तनाव को से उत्पन्न विद्युत धारा। सी है लागू बल और जड़ीय बल के बीच संतुलन। तो बॉर्डविच का जो ये फार्मूला दिया है 93 का, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है कि इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस बाय ए मसल डेवलपिंग टेंशन, यानी कि जब मसल्स टेंशन में आती है तो एक इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि एक मांसपेशी के विकसित होने के तनाव से उत्पन्न विद्युत धारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 में है इन विच एक्सिस एंड प्लेन्स इलेवेशन एंड डिप्रेशन ज्वाइंट सेक्शन अकर। एक्सिस का मतलब होता है कोई धुरी, और प्लेन का मतलब है कि जो धुरी के जो समूह चारों तरफ घूमे उसे प्लेन बोलते हैं। इलेवेशन माने उठाना, डिप्रेशन माने डाउन करना। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर 94 का ए सही है, यानी कि फ्रंटल प्लेन एंड एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। सेजिटल प्लेन की बात करते हैं जो शरीर को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, और फ्रंटल प्लेन की बात जब करते हैं तो शरीर को आगे पीछे डिवाइड करता है, और ट्रांसवर्स प्लेन की बात करते हैं तो शरीर को ऊपर नीचे डिवाइड करता है। इसी प्रकार एक्सिस होता है, सेजिटल एक्सिस जो होती है शरीर को लेफ्ट राइट से, और फ्रंटल शरीर को साइड से, और ट्रांसवर्स जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस करते हैं ये वर्टिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 95 में मैचिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को पॉज करिएगा वीडियो को और अच्छे से देखिएगा। ये फिंगर के मसल्स, हैंड की मसल्स की, पाम की मसल्स का नाम दिया है जो थंब से रिलेटेड है, जो थंब में एक्सटेंशन, फ्लैक्शन, एडक्शन, एबडक्शन होता है उसके बारे में दिया है, और इसको मैच करना है। और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको अपने को एनालाइज करना है, और मसल्स को कोशिश करिएगा कि फिंगर की मसल्स, हाथ की मसल्स को याद कर लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 95 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 96 डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल इंडिकेट्स। डी एलेम्बर्ट का सिद्धांत दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 में ऑप्शन नंबर है बैलेंस बिटवीन अप्लाई फोर्स एंड इनर्शियल फोर्स। ऑप्शन नंबर ए सही है, बैलेंस बिटवीन अप्लाई फोर्स, यानी कि लागू बल और जड़त्वीय बल के बीच संतुलन। जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं और जो इनर्शियल फोर्स हो, इनर्शियल फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया जो पढ़े हैं, कोई भी वस्तु स्थिर या गतिमान तब तक रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगाकर उसे विस्थापित न किया जाए। तो ये इनर्शियल फोर्स हो गया। जो हम अप्लाई करते हैं और इनर्शियल फोर्स के बीच जो बैलेंस, संतुलन देखा जाता है उसको एलम्बर्ट्स का सिद्धांत कहते हैं। अब बात आई ऑप्शन नंबर बी में, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई वस्तु धरातल पे लुढ़कती है या सरकती है तो दोनों सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को, उत्पन्न रेसिस्टेंस को हम फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि वस्तु की सतह और धरातल की सतह के बीच जो रेसिस्टेंट विरोध उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी कई टाइप के होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई चीज़ रोल कर रही हो, जैसे बाल। फ्लूइड फ्रिक्शन जैसे एयर में हो गया, गैस में हो गया और वाटर में हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे आइस हाँकी होती है, कोई चीज़ स्लाइड कर रही हो।
तो इस तरह की स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई वस्तु रोकी हो, स्टैटिक फ्रिक्शन के ही कारण हम लोग पेन पकड़ सकते हैं, कोई चीज़ पकड़ के उठा सकते हैं। और इसमें दो तरह का और फ्रिक्शन होता है, पॉजिटिव फ्रिक्शन और निगेटिव फ्रिक्शन। कुछ कुछ गेम में फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है, कुछ कुछ गेम में फ्रिक्शन को घटाया जाता है। जिस प्रकार एक 100 मीटर वाला व्यक्ति स्पाइक लगाता है, तो स्पाइक इसलिए लगाया जाता है कि फ्रिक्शन को बढ़ाए, यानी कि पैर उसका जहाँ पड़े उससे पीछे न आए। और निगेटिव फ्रिक्शन जहाँ टर्फ में, यानी फुटबॉल के टर्फ में, स्टो टर्फ में, हॉकी के स्टो टर्फ में जब पानी डालकर फ्रिक्शन को घटाया जाता है जिससे स्पीड बने, तो फ्रिक्शन भी दो तरह के होते हैं और इसके रूप अलग अलग हैं। स्टैटिक एक्विलिब्रियम। अब एक्विलिब्रियम की बात करें कि एक्विलिब्रियम क्या होता है, कि जहाँ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स शून्य होता है, उसको बोलते हैं एक्विलिब्रियम। और इसके 3 टाइप होते हैं। स्टैटिक्स मीन्स जब कोई वस्तु को उसके जगह से थोड़ा डिस्प्लेस कर देने के बावजूद भी वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, जिस स्थिति में थी वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाए, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक एक्विलिब्रियम। दूसरा हो गया डायनेमिक। जब कोई वस्तु को हम विस्थापित करते हैं तो वह नई अवस्था में आ जाती है, वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाती, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक एक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में जब वस्तु को विस्थापित करते हैं तो वस्तु गतिमान होती हुई भी अपनी सीजी को मेंटेन रखती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन रखती है, तो उस वस्तु को बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन संतुलन। अब आएगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 96 में लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है एक फ्लोट माने क्या बोलते हैं, तैरना, फ्लोटिंग करना, तैरना। तो यह आर्किमिडीज ने दिया था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन को आर्किमिडीज ने दिया था। और इसके अंदर क्या गत ये है कि जब कोई सॉलिड वस्तु को, यानी बायोनेंसी फोर्स के अंतर्गत जब कोई सॉलिड वस्तु को हम डुबोते हैं तो उस वस्तु के वेट के बराबर जो फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स के कारण वस्तु संतुलन में होती है। यानी कि फोर्स, जब कोई बायोनेंसी फोर्स के अंतर्गत सॉलिड वस्तु के बराबर फोर्स होता है, उस समय वस्तु इक्विलिब्रियम अवस्था में होती है, उसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। और बायोनेंसी फोर्स में आर्किमिडीज का जो बायोनेंसी फोर्स है, जब कोई वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से, यानी पूरा या आंशिक रूप से जब डुबोया जाता है तो वह वस्तु अपने भार के बराबर वाटर को या फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है, हटाती है, तो उसको बोलते हैं बायोनेंसी फोर्स। मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि वस्तु के भार के बराबर जो बल लगता है जिसके कारण वस्तु संतुलन में आती है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है मैचिंग वाला है और मैच करना है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कार्डिनल प्लेन, यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस प्लेन पे होता है, तो इसमें सीक्वेंस से ही है, एकदम बिल्कुल सीक्वेंस से मैच करना है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसमें एक शब्द दिया है बाई एक्सियल जॉइंट। तो वो जॉइंट भी 3 प्रकार के हैं, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल। यानी कि जब किसी एक एक्स पे मूवमेंट हो तो उसको यूनी एक्सियल बोलते हैं, जब 2 एक्स पे मूवमेंट हो तो उसको बाई एक्सियल बोलते हैं, और 3 एक्स पे जब मूवमेंट हो तो ट्राई एक्सियल। शरीर में ट्राई एक्सियल जॉइंट जो है शोल्डर है, यूनी एक्सियल एल्बो है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं कि द कार्टिलेज विच सर्व टू क्यूशन द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्स
ऑन द बोन इन ऑफ एंड इज कॉल्ड। वह उपास्थि कार्टिलेज जो हड्डियों के सिरों पर बड़ी ताकतों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज जो हमारे बड़े जॉइंट होते हैं उस जॉइंट के ऊपर यानी कि दोनों हड्डियों के इंड में आखिरी भाग पे कार्टिलेज पाए जाते हैं। जो हम जंप करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं तो वो झटके को ऑब्जर्व करते हैं, सोखते हैं ताकि बोन पे इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसको बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। अब ऑप्शन नंबर बी में ए में है फाइब्रस कार्टिलेज। यह सॉफ्ट कार्टिलेज होता है जो बोन को सॉफ्ट टिश्यू से अटैच करके रखता है और यह हमारे शरीर में इंटरवर्टेब्रल यानी कि हमारे शरीर में जो वर्टेब्रा कॉलम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसमें पाई जाती है। और यह हमारे शरीर में प्यूबिक सिम्फेसिस जो प्यूबिक बोन होती है वहाँ पाई जाती है, इंटरनल एयर में पाया जाता है, और जो हमारी घाटी बोलते हैं हिंदी में इपोग्लोटिस इंग्लिश में बोलते हैं वहाँ पाया जाता है। और नोच जो है, नोच जहाँ पे हमारी कॉलर बोन जुटती है यानी स्टर्नम के ऊपर, और कॉलर बोन जहाँ जुटती है उसके गैप को नोच बोलते हैं। और फोसा जो होते हैं प्यूबिक बोन के अंदर पाई जाती है, इसको बोलते हैं फोसा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट वेयर बोन हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज एंड नो साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा, कहा है कि किस प्रकार का ज्वाइंट दो बोन से जुड़ा होता है जो बीच में कार्टिलेज होता है लेकिन उसमें साइनोवियल फ्लूइड नहीं पाया जाता है। अब साइनोवियल फ्लूइड की बात करते हैं। साइनोवियल फ्लूइड हमारे साइनोवियल ज्वाइंट में पाया जाता है। और साइनोवियल ज्वाइंट जो होते हैं ये मूवेबल ज्वाइंट होते हैं, यानी यह फ्लूइड 0.5 ml होता है हमारे ज्वाइंट में, जो चिकना रखता है, फ्रिक्शन करने लगता है। जैसे एक मशीन में ग्रीस और ऑयल की बात करते हैं वैसे ही काम करता है, तो साइनोवियल फ्लूइड होता है। और कार्टिलेज बोन के एंड पे पाया जाता है। तो इसमें कहा है कि अब ज्वाइंट की बात करें, ज्वाइंट हमारे शरीर में मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप के। 3 टाइप के ज्वाइंट में एक मूवल होता है, एक इमूवल, एक स्लाइडली मूवल। इमूवल हिंदी में बोलें अचर, मूवल को चल, और स्लाइड में थोड़ा सा मतलब कि मूवमेंट करने वाला। तो इनका भी अलग अलग नाम है। इमूवल को बोलते हैं साइनोआर्थोसिस ज्वाइंट, जो हमारे सूचर सर में पाया जाता है, कभी मूव नहीं करता। उसके बाद डायनोआर्थोसिस यानी कि मूवल को बोलते हैं डायनोआर्थोसिस। स्लाइटी मूवल को बोलते हैं एम्फियोआर्थोसिस। तो एम्फियोआर्थोसिस जो हमारे रिब्स में और कार्पल और मेटाकार्पल में पाए जाते हैं, जिसके अंदर कार्टिलेज होते हैं, 2 वेन के बीच में कार्टिलेज होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अब डायनोआर्थोसिस यानी कि मूवल ज्वाइंट की बात करें तो उसमें 5 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं: बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट कार्पल और मेटाकार्पल में, सैडल ज्वाइंट हमारे अंगूठों में पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यदि आप गेट के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर बल लगाते हैं तो गेंद गति करती है। क्वेश्चन समझने लायक है। इफ़ यू अप्लाई ए फोर्स थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी द बॉल विल मूव। अब कहा है कि ऑप्शन नंबर ए में अपवर्ड कर्व, यदि कोई फोर्स किसी बॉल के सेंटर ऑफ मेन पॉइंट पे लगाते हैं, सीजी पे लगाते हैं, तो बॉल्स में क्या घटनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपवर्ड कर्व, ऊपर की तरफ कर्व बनता है, डाउनवर्ड कर्व, नीचे की तरफ कर्व बनता है, स्पाइनिंग मूवमेंट यानी कि स्पाइनिंग मूवमेंट की मतलब कि ऐसे 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 मूवमेंट करती है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सीधी। अब मान लीजिए कोई बॉल है, बॉल की ये सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर इस पे सीजी पे फोर्स लगाएंगे तो क्या ये फॉरवर्ड रोटेट करेगी, साइडवर्ड रोटेट करेगी, फॉरवर्ड रोटेट करेगी या साइडवर्ड रोटेट करेगी
या डाउनवर्ड रोटेट करेगी या सीधी जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। जब किसी वस्तु के सीजी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो सीधी लाइन में जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस प्रकार मैं 20 क्वेश्चन को कवर किया हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जो फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और नेट, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी और अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो उन तक भी पहुँचे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को ये लोग नोट करें और अपने करियर को सफल बनाएं। धन्यवाद।